नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी दो क्लासेस हिंदी की होती हैं, जिसमें मॉर्निंग की 8 बजे की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल एनालिसिस के बारे में। और इस डिटेल क्लास में कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में हम लोगों ने चर्चा की थी वर्ण विचारों को, और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ दी जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ परिचय लेते हैं कल की क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि क्या होती है, वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है, शब्द के बारे में पढ़ा था, वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। फिर चर्चा की थी स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर कितने स्वर होते हैं। उत्पत्ति के बाद हम लोगों ने चर्चा की उच्चारण काल के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ये मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर, साथ में स्वरों का उच्चारण स्थान, कंठ से किन स्वरों का उच्चारण होता है, तालु से क्या होता है, मूर्धन से क्या होता है, कंठ तालव और ओष्ठ कंठों से। ये डिटेल्स याद रख लीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में हर हाल में पूछी जाएगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले व्यंजन के बारे में। अच्छा, व्यंजन किन्हें कहते हैं? देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि वो स्वतंत्र उच्चारित ना होकर किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मुख्य तौर पे ये स्वर पर डिपेंड होते हैं। जो वर्ण स्वर पे डिपेंड होकर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका स्वतंत्र उच्चारण संभव भी नहीं, केवल लेखन की दृष्टि से। कभी कभी हम लोग जैसे बिना स्वर का लिखना तो का के नीचे इस तरह से एक हलंत लगा देंगे, जिसके आधार पर इसे माना जाता है कि ये बिना स्वर के लिखा गया है। पर इसका उच्चारण जब भी का करेंगे तो का में आ की ध्वनि हर हाल में आएगी ही आएगी। इस तरह से ये स्वर के उच्चारित हो जाएंगे। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। स्वरों के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता। इस तरह लिखा जा सकता है, परंतु ये लेखन के अलावा पढ़ने में या समझाने में पॉसिबल नहीं है। अगर व्यंजनों को डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखें तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? 5 के वर्ग होते हैं और 5 स्टेप्स होते हैं, कुल 25। द्विगुण व्यंजन याद, द्विगुण में व्यंजन याद रखिएगा, इसकी संख्या 2 टेढ़ा और ढा। अंतस्थ व्यंजन यार लव, ऊष्म व्यंजन शाशा। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या है? जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या है? जिनका उच्चारण स्थान उच्चारण करने से पहले इसमें संधि का परिचय हो रहा होता है, कि इसमें संधि होता है। कैसे? छा का और शा के, ता और रा से त्रा, ज्ञा और श्रा। अब इनके बारे में ध्यान से देखते हैं एक एक डिटेल। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण है। का पहला वर्ण, खा, गा, खा, या। ठीक। चा वर्ग में चा छ या, तत धन, पफ भम, या र लवम। ठीक है, ये पांचों के पांचों वर्णों का ध्यान रखिएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, और इनका उच्चारण स्थान डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनको कंठ से क्यों? जो वर्णों का, जैसे आप का बोलेंगे तो आपके में जो कंठ है यहां से आवाज आ रही होगी, का, खा, गा, घा। वहीं चा वर्ग में क्या होता है? तालव्य से आवाज या तालु से आवाज आ रही होती है। टा से क्या होता है? मूर्धन्य, ता, था, ड, ढ, ण। ता वर्ग में तात धन, ये दांतों की आवाज है। जीभ जब दांत को टच करेगी तब जाके ता बनेगा, था बनेगा, दा बनेगा, धा बनेगा, ना बनेगा। पा वर्ग क्या होता है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठों से आ रहा होता है। अगर बिना ओठ के आप इन शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ की चर्चा करें तो अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं। 4 वर्ण क्या है? या, र, ला, वा। इनका जो उच्चारण स्थान है ये स्वर और व्यंजनों के मध्य में पाए जाते हैं। न इनका उच्चारण स्थान स्वर माना जाता है, न ही इनका उच्चारण स्थान व्यंजन माना जाता है। उसमें इन दोनों के मध्य में आते हैं। ठीक है, उसमें व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है उसमें व्यंजन कहते हैं। शा, 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 हा। जो हा होता है इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है। सा का उच्चारण स्थान वासर या दंत मूल्य दांतों के मसूड़ों से भी होता है। शा को मूर्धन्य और शा का तालव्य कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है, डा और ढा। अर्धस्वर के बारे में ध्यान रखिए। अर्धस्वर की संख्या 2 है, या और वा, इन्हें अर्धस्वर की संख्या में डालते हैं। रा क्या? एक लुड़ित व्यंजन है या प्रकंपित व्यंजन। और ला जो है इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। या क्या है? तालव्य व्यंजन। ला और रा क्या है? वात्सर या दंत मूल्य। वा दंतोष्ट, व और फा दंतोष्ट। द्विगुण व्यंजन की चर्चा करें, द्विगुण व्यंजन में 2 पढ़े जाते हैं, डा और ढा। डा क्या है? अल्प प्राण, और ढा क्या है? महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से अल्प या अति
सूक्ष्म ध्वनि निकलती है, हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण जिनमें निकलने वाली ध्वनि ज्यादा होती है, अत्यधिक मात्रा में ध्वनि निकलती है। आगत ध्वनि या ज और फा, ये वो टॉपिक्स हैं, केवल इसमें उनका रिवीजन किया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब उच्चारण के आधार पर अगर चर्चा करें तो उच्चारण के आधार पर वर्ण दो प्रकार से हैं, एक अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से कम हवा निकलती है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा। साथ में अंतस्थ व्यंजन या व को जोड़ दो, ये अल्प प्राण है। अब देखिए किस तरह से अल्प प्राण के बारे में ध्यान से देखो। पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब क्या होगा? सबसे पहला ये वर्ग के बारे में देखिए। पहला वर्ग क्या है? का वर्ग। तीसरा गा वर्ग, ढा वर्ग। देखिए का को उच्चारण करते समय कम ध्वनि, खा में हवा ज्यादा निकलेगी। ग घ घड़ा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अल्पप्राण और महाप्राण क्या है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तब आप लोग एक बार उच्चारित करके देखिएगा, उच्चारित करते समय आपको सही जवाब मिल जाएगा। इसके बाद देखिए महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और छठा वर्ग, साथ में इसके साथ में ऊष्म व्यंजन जो है, पूरा ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण की श्रेणी में आता है। शा, शा, साहा। अल्प प्राण की श्रेणी में अंतस्थ व्यंजन हो गया, 1, 3, 5 हो गए। साथ में सभी वर्ण, जितने भी वर्ण है, ये सभी के सभी जितने स्वर हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब महाप्राण देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण में मुख्य बीवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। 246 246 का मतलब क्या था? खा। ध्यान से इसको देखिए, 246 का मतलब दूसरा और चौथा होगा, ठीक है। खा, गा, और इसके साथ यहाँ पे 6 नंबर नहीं होगा, 6 हटा देना, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ में उसमें व्यंजन सा, शा, साहा, ये महाप्राण बनाते हैं। वहीं अगर उच्चारण या उच्चारण के आधार पर चर्चा करें तो घोष और आघोष। घोष का मतलब क्या होता है? जिनमें कंपन हो रहा हो, जिनके उच्चारण करते समय मुख में वायु कंपित होकर या वाइब्रेशन के साथ बाहर निकलती है, उन्हें घोष या साघोष कहते हैं। इनकी संख्या में क्या है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण व पांचवा वर्ण, इसके साथ में रा, ला, वाह। और आघोष क्या होते हैं? आघोष 1, 2 और सा, शा, शाह या उसमें व्यंजन को आघोष कहते हैं। आघोष क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं होते उन्हें आघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा वर्ण, साथ में 2, 4 शा, शा, शाह। साघोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है, जैसे क्या है? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा और यार अलावा। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से वर्णों का उच्चारण। जैसे कंठ से किसका होता है? कंठ से छोटा और बड़ा आ का उच्चारण होता है। इसके साथ का, खा, गा, घा, हा का होता है। और जो विसर्ग होता है, इस विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। मूर्धन की चर्चा करें तो मूर्धन से रा का, ऋषि का होता है, साथ में टा वर्ग का होता है, और इसके साथ ये जो शा होता है, इस सा का भी उच्चारण स्थान मूर्धन है। तालव्य की चर्चा करें तो तालव्य से ई और ई का उच्चारण होता है, स्वर की चर्चा कर रहे हैं। और व्यंजन में चा वर्ग का उच्चारण होता है, इसके अलावा या और सा का उच्चारण होता है। दंत की चर्चा करें तो दंत में ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, साथ में सा, रा और ला इनका उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ की चर्चा करें, ओष्ठ में दोनों ऊ का होता है, ऊ और ऊ का होता है, साथ में पफ, बहमा इनका होता है। दंतोष की चर्चा करें, दंतोष का मतलब है दंत और ओठ दोनों के मिलने से या दोनों के सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे वा कहते हैं। और इसके साथ चर्चा करते हैं कंठ तालव के बारे में। कंठ तालव में क्या होता है? ए और ए का उच्चारण, कंठोष का ओ और ओ का अच्छा, एक द्वित्व व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब कभी एक व्यंजन हाफ तथा उसके बाद सेम व्यंजन का पूर्ण रूप देखने को मिल जाए तो वहां पे द्वित्व व्यंजन, जैसे हक्का, बक्का, सुबक्का इत्यादि। ड़ और ढा को उच्चित, तड़नजात और द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये आज का सेशन था। कल के दिन हम लोग करेंगे संज्ञा के बारे में। इस पर संज्ञा से पहले देखिए सिरारोह क्या होती है। सिरो रेखा का क्या होता है? जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ पे राम, तो राम लिखने के बाद इसके ऊपर ये जो रेखा खींची जाती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं सिरो रेखा। बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हलंत क्या होता है? हलंत के उच्चारण से ये देख सकते हैं या लेखन की दृष्टि में प्रयोग किया जा सकता है कि यहाँ पे स्वर का लोप है, यहाँ पे स्वरों का उत्पत्ति नहीं हो रही। शब्द और पद तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में, और संज्ञा को एक क्लास में कवर करेंगे, डिटेल कवर करेंगे आज सेशन में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। अकेले में ना पढ़ाई अच्छी लगती है ना ही मुस्कुराहट। धन्यवाद दोस्तों।